अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। सी प्लस प्लस में रहते हुए सी आउट को डिस्कस करेंगे और इसका हम प्रोग्राम्स देखेंगे। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 26 है। बाकी लेक्चर्स देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट। पहले हर किसी के पास आइडिया होगा कि कंप्यूटर को कोई भी चीज़ देना, उस प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं, और कोई भी चीज़ वापस लेना किसी भी सूरत में, उसको हम आउटपुट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। किसी भी चीज़ को कंप्यूटर को देना, उस प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं। द इनपुट इज मोस्टली गिवन बाय कीबोर्ड। ज़्यादातर जो इनपुट है वो कीबोर्ड के ज़रिए दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो भी अगर हमने प्रोग्राम्स लिखने हैं या कोई भी चीज़, हमने ज़्यादातर जो है वो कीबोर्ड की मदद से। माउस भी बहुत ज़्यादा इनपुट के लिए यूज़ होने वाली एक डिवाइस है, लेकिन ज़्यादातर कीबोर्ड यूज़ होता है। अ प्रोग्राम में नीड सर्टेन इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र फॉर वर्किंग प्रॉपरली। प्रॉपर वर्किंग के लिए प्रोग्राम में इनपुट की ज़रूरत होती है यूज़र से। ठीक है, एग्जांपल इस बात की देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक कैलकुलेटर है। ठीक है, ये हमारे पास एक कैलकुलेटर आ गया। अब अगर ये प्रॉपरली वर्क करना चाहता है, यानी कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ, तो ये मुझसे इनपुट लेगा। ठीक है, इनपुट पूछेगा, मैंने प्लस करना है नंबर्स को या मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, तो मुझसे वो इनपुट लेगा प्रॉपरली वर्किंग करने के लिए। ठीक है, तो ये वाली लाइन लिखी गई है कि प्रोग्राम में यूज़र से इनपुट चाहिए होती है प्रॉपरली वर्क करने के लिए। द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट विया कीबोर्ड। देखें कि इनपुट डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें माइक आ जाता है, जिसमें स्कैनर आ जाता है, जिसमें हमारे पास माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है। लेकिन मैंने बताया इन सभी में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो कीबोर्ड है, जो कि इनपुट के लिए यूज़ होता है। तो हम कीबोर्ड से की जाने वाली इनपुट का स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं। ठीक हो गया। अब कंप्यूटर से कोई भी चीज़ हासिल करना, किसी भी फॉर्म में हासिल करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आउटपुट। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। आउटपुट जो ज़्यादातर ली जाती है वो मॉनिटर की मदद से। यानी कि आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन एज ए मॉनिटर काम करेगी। ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन आप यहाँ पे लिख लें मॉनिटर की जगह, डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन में हमारे पास मॉनिटर भी आ जाता है, एलसीडीज वगैरह भी आ जाती है, सारी चीज़ें। ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन। तो आउटपुट बहुत सी डिवाइसेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो मॉनिटर पे आउटपुट ली जाती है, तो इस वजह से इसको स्टैंडर्ड आउटपुट का नाम दे दिया गया। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम का रिजल्ट होता है वो उस प्रोग्राम की आउटपुट होती है। C++ uses different streams to perform input and output operations. C++ लैंग्वेज में रहते हुए इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सी स्ट्रीम की ज़रूरत होती है, डिफरेंट स्ट्रीम्स की। स्ट्रीम का अगर मैं आपको मानी बताऊं तो इसका मतलब होता है नदी। ठीक है, कोई ना कोई नदी। तो जिस तरह एक नदी बहती है तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसी तरह इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को के लिए डिफरेंट स्ट्रीम्स की ज़रूरत होती है। अ स्ट्रीम कैन बी डिवाइडेड एज फ्लो ऑफ डाटा। डाटा के फ्लो के तौर पे इसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, वही जैसे एक नदी बहती है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर बाय अ प्रोग्राम टू इंसर्ट और एक्सट्रैक्ट करैक्टर्स। ये देखें, ये स्ट्रीम एक ऑब्जेक्ट होती है जो कि प्रोग्राम में यूज़ होती है करैक्टर्स को इंसर्ट और एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इंसर्ट मैंने एंटर करने के लिए और एक्सट्रैक्ट ने मतलब कि निकालने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए। इंसर्ट मैंने कोड करने के लिए, एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालने के लिए। तो इंसर्ट के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर ये वाला, और एक्सट्रैक्ट के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम सीन और सी आउट में पढ़ेंगे। C++, the standard C++ library include the header file iostream.h। इनपुट और आउटपुट के लिए जो C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल में हेडर फाइल यूज़ होती है वो ये वाली है। ठीक है, यानी कि इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए जो हेडर फाइल होती है वो है इनपुट आउटपुट
स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल ये वाली यूज़ होती है। पूरी फॉर्म मैंने लिख दिया है। तो नाम क्या है, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, स्ट्रीम डॉट एच। डॉट एच का मतलब है कि ये हेडर फाइल है। नेक्स्ट अब देखिए, इट कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। इसमें तमाम इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशंस मौजूद होती हैं। डिक्लेरेशन क्या होती है मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर मैंने देखें कि एक्स वेरिएबल कहाँ जहाँ भी यूज़ करना है ना, तो पहले इस एक्स वेरिएबल को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। पिछले चैप्टर्स में हमने, पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल से पढ़ा था। अगर मैंने एक वेरिएबल एक्स को कहीं भी यूज़ करना है तो पहले मुझे इसको डिक्लेयर करना होगा। इसी तरह अगर मैंने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है तो पहले इसकी डिक्लेरेशन मौजूद होनी चाहिए। तो इसकी जो डिक्लेरेशन मौजूद होती है वो सारी की सारी कहाँ पे होती है, इस हेडर फाइल में। ठीक है, सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मैं किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहता हूँ तो पहले इसको डिक्लेयर भी किया हो तो वो डिक्लेयर कहाँ किया जाएगा, आईओ स्ट्रीम में किया जाएगा। ठीक है, और उस आईओ स्ट्रीम को मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा, इंक्लूड करूँगा। तो उसके लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होते हैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। The header file iostream dot h must be included in a program that use any input or output statement। देखें, अगर इनपुट और आउटपुट की कोई भी मैंने स्टेटमेंट यूज़ किया, कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, तो इसके लिए मुझे अपने प्रोग्राम में iostream dot h को लाजमी इंक्लूड करना पड़ेगा। और इंक्लूड कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आ गया शार्प सिंबल इंक्लूड, और यहाँ पे मैं फिर एंगल ब्रैकेट्स में लिख दूंगा iostream dot h, io स्ट्रीम डॉट एच। ये सिंटैक्स होता है। या इस तरह इंक्लूड करूँगा या फिर इस तरह इंक्लूड करूँगा, हैश इंक्लूड शार्प सिंबल इंक्लूड, और यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखूँगा आईओ स्ट्रीम और आगे डॉट एच। ठीक है, तो ये अपनी मर्जी, यानी कि एंगल ब्रैकेट्स में फाइल का नेम लिखना है या डबल कोटेशन में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फोकस हमारा मज़ीद होगा तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट पे होगा। इनपुट हमने डिस्कस कर लिया, आउटपुट पे हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया, डिस्कस कर लिया। लेकिन अब क्या होगा कि अब ख़ास तौर पे आउटपुट को लेके चला जाएगा। इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे हम C++ में, ये वाली चीज़ें अब हम डिस्कशन करते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट बाय डिफ़ॉल्ट द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। यही कहा गया है कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो है, अगर इसकी बात की जाए तो ये डिस्प्ले ऑन मॉनिटर इस वाली आउटपुट को ज़ाहिर करता है। ठीक है, C++ यूजेस द cout स्ट्रीम ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले स्टैंडर्ड आउटपुट। अब देखें, C++ इस वाली स्ट्रीम को, कौन सी, cout वाली स्ट्रीम वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ मॉनिटर पे हमने दिखानी है तो मैं कौन सी स्ट्रीम यूज़ करूँगा, cout स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, cout। ठीक है, cout का मतलब क्या होता है, cout का मतलब है कंसोल आउटपुट। द cout ऑब्जेक्ट इज यूज्ड विद इंसर्शन ऑपरेटर। cout के साथ इंसर्शन ऑपरेटर भी आया करेगा। ठीक है, cout जो है इंसर्शन ऑपरेटर को, ये एंगल ब्रैकेट होती है, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर में इसको इंसर्शन ऑपरेटर पढ़ा करेंगे। इसका एक और मतलब भी होता है, वो गेट टू होता है शायद, वो अब नेक्स्ट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। The message or the value of the variable followed by the insertion operator is displayed on the screen। अब मैं बताता हूँ, अगर x की वैल्यू लिखी हुई है ना 5, ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो अगर मैं इस वैल्यू को स्क्रीन पे शो करवाना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा cout, ये मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ किया आउटपुट के लिए, फिर मैं लगाऊंगा इंसर्शन ऑपरेटर, ये मेरे इंसर्शन ऑपरेटर आ गए, और इसके बाद यहाँ मैं x लिख दूँगा। बस अब क्या होगा कि इसकी वैल्यू को स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वाली चीज़, ये जो एंगल ब्रैकेट्स लगी हुई है, इंसर्शन ऑपरेटर लगा हुआ है ना, ये x की वैल्यू cout को भेज देगा और cout ये वाली वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे दिखा देगा। ठीक है, इस तरह ये काम होता है। द मैसेज आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉलोड बाय द इंसर्शन ऑपरेटर इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। कहते हैं कि जो भी मैसेज होगा या जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी, दो चीज़ें यहाँ पे बयान की गई है, या तो मैसेज या तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब मैसेज कैसे आएगा, तो cout, देखें cout और ये इंसर्शन ऑपरेटर, यहाँ डबल कोटेशन के अंदर मैं जो भी चीज़ लिख दिया करूँगा वो टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाया करेगी। ठीक है, कुछ चीज़ों के अलावा वो कौन सी हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, मैनिपुलेटर्स और एस्केप सीक्वेंस। अभी फ़िलहाल ये जान लें कि जब मैं cout को यूज़ करूँगा, इंसर्शन ऑपरेटर लगा दिया, यहाँ पे मैं
तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ भी लिखूंगा ये सारी इंजर्शन ऑपरेटर के ज़रिए सी आउट के पास जाएगी और सी आउट इसे स्क्रीन पे शो करवा देगा। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें सी आउट और मैंने यहाँ पे लिख दिया माई सिटी इज़ फैसलाबाद, माई सिटी नेम इज़ फैसलाबाद। ये चीज़ मैंने लिख दी और बस यहाँ पे ये नहीं आना एंड फिर सेमीकोलन। अब ये जब डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ लिखा गया है ना, ये सारी चीज़ इंजर्शन ऑपरेटर ने सी आउट के पास भेज देनी है और सी आउट ने टू द पॉइंट इस चीज़ को स्क्रीन पे शो करवा देना है। ठीक है, इतना ही काम। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सी आउट के बाद इंजर्शन ऑपरेटर, इसमें वेरिएबल भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है, एक्सप्रेशन भी आ सकता है। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू शो हो जाएगी, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट भी शो हो जाएगा, अगर एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन को वो कैलकुलेट करके फिर उसका आंसर स्क्रीन पे दिखा देगा। ठीक है, सी आउट क्या होता है ये आपको बताया है कि आउटपुट स्ट्रीम यानी कि आईओ स्ट्रीम जो हम यूज़ करते हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम आउटपुट स्क्रीन पे दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये इंजर्शन ऑपरेटर है या पुट टू। मैं गेट टू कह रहा था, गेट टू जो होता है वो ये वाला होगा। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको सीन में। तो इसको पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये सेंड करता है आउटपुट को सी आउट तक। ठीक है, यानी कि जो भी दाएं तरफ लिखा होता है ना ये जैसे ये इसको सी आउट तक लेके जाएगा, ये एक्स की कीमत जो है वो सी आउट की तरफ लेके जाएगा। तो ये करता है आउटपुट को सेंड करता है सी आउट ऑब्जेक्ट तक। वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखने का मतलब वो है कि जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पे शो करवानी है। यहाँ पे जो चीज़ भी लिखेंगे उसकी वैल्यू या वो क्या क्या रूल्स के तहत इनको यूज़ करेंगे वो सारा हम डिस्कस करेंगे और फिर इस चीज़ की वैल्यू जो है वो या ये चीज़ जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इंजर्शन ऑपरेटर को अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। इंजर्शन ऑपरेटर क्या, ये वाली चीज़, ये क्या किया करेगा, ये यहाँ पे जो भी मैसेज हुआ करेगा ना ये यहाँ से सी आउट के पास भेज दिया करेगा और सी आउट फिर इसे विंडो स्क्रीन पे दिखा दिया करेंगे। ठीक है, इस दो एंगल ब्रैकेट्स को इसको हम इंजर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं या फिर पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं। इट सेंड द आउटपुट टू सी आउट ऑब्जेक्ट, ये जो है वो सी आउट ऑब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है। तो सी आउट देन फिर आउटपुट स्क्रीन को सेंड कर देता है। दोबारा सुनिएगा, जो भी मैसेज है जो भी चीज़ है ये इंजर्शन ऑपरेटर ने सी आउट को सेंड करना है, सी आउट ने स्क्रीन पे दिखाना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये आउटपुट और सी आउट ऑब्जेक्ट तक पहुँचाता है और फिर सी आउट ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसे स्क्रीन तक पहुँचाता है। द लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेटर मस्ट बी एन आउटपुट स्ट्रीम लाइक सी आउट। हाँ, इसके जो लेफ्ट है ना, इसका जो लेफ्ट है, लेफ्ट पे हमेशा सी आउट आएगा। लेकिन अगर इसके राइट की बात करें तो राइट साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन भी आ सकता है, कोई मैनिपुलेटर भी आ सकता है। मैनिपुलेटर कौन से होते हैं, एंड एल, सेट, सेट परसियन, ठीक है, और फिक्स्ड, सेट डब्ल्यू, ये वाली चीज़ें हम अब मैनिपुलेटर्स में पढ़ेंगे। और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। वन स्टेटमेंट कैन यूज़, एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि एक वैल्यू वैल्यूएट करता है, यानी कि एट द एंड हमारे पास इसकी एक सिंगल वैल्यू आती है, वो एक्सप्रेशन होता है। वन स्टेटमेंट कैन यूज मल्टीपल इंजर्शन ऑपरेटर डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द मल्टीपल वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। देखिए, अगर सी आउट में ये ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा ही हम इंजर्शन ऑपरेटर यूज़ करें, हम इस तरह में यूज़ कर सकते हैं, ये एक्स, ये वाई और यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखे माई। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले एक्स की वैल्यू स्क्रीन पे शो होगी, फिर वाई की वैल्यू स्क्रीन पे शो होगी और फिर ये वाला मैसेज स्क्रीन पे शो होगा, क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ये नहीं कि हम एक दफ़ा इंजर्शन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ मल्टीपल इंजर्शन ऑपरेटर्स टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स आर कांस्टेंट्स। एक से ज़्यादा वेरिएबल और एक से ज़्यादा कांस्टेंट्स की वैल्यू शो करवाने के लिए हम एक से ज़्यादा इंजर्शन ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में। अब ये लिखा गया है मैसेज है, मैसेज पहले इसकी मदद से जाएगा सी आउट के पास और फिर सी आउट जो है इसे स्क्रीन पर दिखा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया देने लगा हूँ। अगर ये सी आउट है ना, सी आउट, अगर यहाँ मैं सी इन यूज़ करता ना तो उसके लिए ऑपरेटर ये वाला यूज़ होगा, ये वाला। वो क्या किया करेगा, वो यहाँ पे स्क्रीन पे एक वैल्यू कहेगा कि वैल्यू एंटर करो। जो फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू एंटर कर दिया ना, ये 5 सी इन के पास जाएगी, सी इन फिर इस ऑपरेटर की मदद से उसको वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। ठीक है, देखिएगा
सी आउट ने क्या करना है, सी आउट ने इसको पकड़ के इसकी मदद से सी आउट के पास ले जाना। यानी कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 5 लिखी है ना, बड़ा डिफरेंस समझाने लगा हूँ, वेरिएबल की वैल्यू 5 लिखी है, ये इस ऑपरेटर की मदद से सी आउट के पास जाएगी और सी आउट इसे स्क्रीन पे दिखा देगा। ठीक है, ये थी आउटपुट। अब इनपुट के लिए जो वैल्यू स्क्रीन पे होगी उसको सी इन के पास लेके आ जाएगा, सी इन फिर ये इंजर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के ज़रिए वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। दोनों का काम एक ही है और सी इन को हम आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सी आउट की। ये देखें, डबल कोटेशन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया तो इसकी आउटपुट आ जाएगी पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये डबल कोटेशन नहीं आएंगे। ठीक है, बस ये वाला लिखा आ जाएगा। सी आउट 720 लिख दिया तो कॉन्स्टेंट के गिर्द डबल कोटेशन ना भी लगाएं, वैसे का वैसे ही शो हो जाया करेगा। ए लिख दिया तो ए की जो भी वैल्यू होगी वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी। फ़र्ज़ किया ए की वैल्यू 7 है तो स्क्रीन पे 7 शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक से ज़्यादा इंजर्शन ऑपरेटर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो ये पहले मैसेज है, ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा, डबल कोटेशन नहीं होंगे, ये टू द पॉइंट मैसेज स्क्रीन पे शो हो गया। ठीक है, और आगे क्या लिखा जाएगा, आगे एन की वैल्यू, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी। फ़र्ज़ किया 50 वैल्यू है तो ये 50 आ गई। ठीक होगी। अब एक और मैं लिख देता हूँ सी आउट। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये मैंने एक बड़ी सी स्टेटमेंट लिख दी, अपनी तरफ से लिखी घुमा फिरा के, ताकि आप लोग को समझ आ सके। ए की वैल्यू 7 है। ठीक है, ए की वैल्यू 7 है तो सबसे पहले क्या होगा, ए की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद डबल कोटेशन में प्लस लिखा है तो प्लस आएगा, डबल कोटेशन के अंदर माइनस लिखा माइनस आएगा, डबल कोटेशन के अंदर मल्टीप्लाई लिखा तो मल्टीप्लाई आएगा, स्टेरिक आएगा, और एंड पे 2 लिखा है तो ये 2 आ जाएगा। और ये हमारे पास इस सी आउट वाले का आंसर स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, अगर यही मैं डबल कोटेशन के अंदर ए लिख देता ना तो फिर ए टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो होना था। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर मैं जो भी चीज़ लिख दूंगा वो टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हुआ करेंगी। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं शो होती, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैनिपुलेटर्स और एस्केप सीक्वेंस करैक्टर्स, एस्केप सीक्वेंसेस। एक प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो प्रोग्राम हमें कहता है एक ऐसा प्रोग्राम लिखे जो कि एक मैसेज को डिस्प्ले करे, वैल्यू ऑफ इंटीजर को डिस्प्ले करे और करैक्टर वेरिएबल को डिस्प्ले करे। तो मैं इसकी आउटपुट देख लूँ तो ये आउटपुट ठीक है। देखें, अब मैं आपको प्रोग्राम करवाता हूँ। प्रोग्राम ये है कि एक मैसेज शो करवाना है, तो सी आउट में हम कुछ भी लिख देंगे। मैं फ़र्ज़ किया लिख देता हूँ फैसलाबाद। ठीक है, तो ये मेरे पास फैसलाबाद FSD लिख दिया, ये मेरे पास एक दिन पे FSD शो हो जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि वैल्यू ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर मैं ए लिख देता हूँ और ऊपर एक वैल्यू मैं ले लूँगा 5। ठीक है, और इंटीजर मैंने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया, ये एक वैल्यू 5 आ गई। अब देखें उन्होंने क्या कहा है, एक करैक्टर वेरिएबल भी शो करवाना है, तो यहाँ पे मैं स्टैटिक का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे CH यूज़ कर लेता हूँ, और CH नहीं करैक्टर CHR यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं करैक्टर डाटा टाइप CHR में स्टैटिक वेरिएबल दे देता हूँ। नहीं समझ आ रही, मैं दोबारा यहाँ पे समझाता हूँ आपको, 1 मिनट, मैं सही लिख नहीं था, अब अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखें, इंटरेस्ट नहीं था मेरा पढ़ाने में, बताने में ये चीज़ है, अब दोबारा बताता हूँ। वो कहते हैं राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखिए। तो चलिए जी लिखना स्टार्ट करते हैं, जो कि डिस्प्ले करवाए। यहाँ से उन्होंने कहा डिस्प्ले करवाएं, तो डिस्प्ले से हमें पता चलेगा कि हम यूज़ करेंगे सी आउट। ठीक है, तो सी आउट यहाँ पे नहीं, हम कहीं नीचे करके लिख लेते हैं सी आउट। अब सी आउट मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो सी आउट को पहले डिक्लेयर करना होगा, और इसको डिक्लेयर किया गया IO स्ट्रीम में, तो पहले उसको मैं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड भी करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा शार्प सिंबल इंक्लूड। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा IO स्ट्रीम डॉट h। ठीक है, ये मेरे पास हेडर फाइल इसकी इंक्लूड हो गई। फिर उन्होंने कहा है कि ये एक मैसेज को शो करवाए, तो मैसेज के लिए मैं लिख दूंगा FSD। ठीक है, डबल कोटेशन में लिखूंगा ताकि टू द पॉइंट यही चीज़ मैसेज शो हो, ये लिख दिया FSD। फिर इसके बाद उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ इंटीजर, तो पहले मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ। यहाँ पे इंटीजर लेने के लिए मुझे मेन फंक्शन लगाना होगा, तो वाइड मेन, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन में ये सारा काम करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक इनिशियलाइज करवा देता हूँ इंटीजर a की वैल्यू 7। ठीक है, तो यहाँ पे a लिख देता हूँ a। ठीक है, a की वैल्यू स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अब उन्होंने कहा है कि एक
अब उन्होंने कहा है कि एक करैक्टर वेरिएबल भी, तो करैक्टर के लिए मैं 4 करैक्टर एक ले लेता हूँ जिसको मैं अपनी मर्ज़ी से स्टैटिक कह लेता हूँ। ठीक है, स्टैटिक मैंने कह लिया। अब यहाँ पे मैं CH लिख दूंगा क्योंकि करैक्टर में ये CH में ये वैल्यू स्टोर करवाई हुई है और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से क्लियर स्क्रीन लगा दूंगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे गेट CH लगा दूंगा। और ये क्यों यूज़ करता है मैंने आपको डिटेल से बताए हुए हैं, मज़ीद बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो गेट CH और क्लियर स्क्रीन के लिए एक और हेडर फाइल यूज़ करूंगा जो कि है conio.h कंसोलिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन, conio.h। ठीक है, अब ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब कैसे चलेगा, सी आउट में सबसे पहले FSD शो होगा, फिर उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहाँ से 7 शो होगी। फिर करैक्टर की वैल्यू स्टैटिक है, तो ये, तो इसमें देखिए कि मैसेज भी आया, एक न्यूमेरिक वैल्यू भी आई और एक करैक्टर भी आया। अब ये प्रोग्राम देखते हैं। इन्होंने n को 10 वैल्यू दिया है, इन्होंने करैक्टर यही लिया है, इन्होंने मैसेज ये वाला लिया है, और मैंने एक ही स्टेटमेंट में तीनों काम करवाए, उन्होंने 3 लैदा स्टेटमेंट्स यूज़ किए। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें आप। ठीक है, आप चाहे तो इस NCH को इसके आगे ही लिख सकते थे। तो सबसे पहले ये वाला मैसेज स्क्रीन पे शो होगा, फिर उसके आगे n की वैल्यू शो होगी और इसके बाद ये वाली चीज़ शो होगी। तो ये वाला मैसेज जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये वाला मैसेज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक और प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम डैट ऐड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड शो द सम ऑन स्क्रीन। 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करे और उनका सम स्क्रीन पे दिखाए। तो यहाँ पे आपको छोटा सा करके प्रोग्राम बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं फ्लोट के 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, फ्लोट के। ठीक है, फ्लोट का है ना, तो एक ए ले लेता हूँ, एक बी। एक वैल्यू दी 1.2 और बी को वैल्यू दे दी मैंने 2.3। ठीक है, अपनी मर्जी से। अब देखिएगा मैं सी आउट में कैसे लिखूंगा, सी आउट, और एक और इंटीजर ले लेता हूँ जिसमें आंसर आएगा सम। ठीक है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक हो गया, और सी आउट में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले a की वैल्यू नज़र आए। ठीक है, तो सबसे पहले a की वैल्यू नज़र आए, फिर इसके बाद प्लस का साइन यूज़ आए तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। फिर मैंने कहा कि b की वैल्यू नज़र आए तो b लिख दिया। फिर मैंने कह दिया कि मुझे इक्वल टू का साइन नज़र आए तो मैंने डबल कोटेशन में इक्वल टू लिख दिया। फिर मैं कहता हूँ सम की वैल्यू नज़र आए तो मैंने सम लिख दिया, और गेट CH वगैरह लगा दूंगा ये सारा। अब इसको मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ कि इसका आंसर कैसे स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले सी आउट क्या करेगा, ए की वैल्यू को स्क्रीन पर दिखाएगा, तो ए की वैल्यू 1.2 है। फिर प्लस का साइन डबल कोटेशन के अंदर है, टू द पॉइंट शो होगा। फिर बी की वैल्यू 2.3 है। ठीक है, और फिर इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर है, इक्वल टू वैसे। और फिर सम की वैल्यू, तो सम की वैल्यू यहाँ पे आएगी। यहाँ पे क्या वैल्यू आई, इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करूँगा तो आएगा 3.5। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे शो होगा। अब प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम हमें क्या कहता है। प्रोग्राम में क्या किया गया, IO स्ट्रीम लगाई गई है। क्यों, क्योंकि हमने सी आउट को यूज़ किया। फिर हमने conio.h लगाई है, क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन भी यूज़ किया और हमने गेट CH भी यूज़ किया। मैंने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करवाती थी, उन्होंने डिक्लेरेशन करवाई है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं उन्होंने। एक वेरिएबल नंबर 1 ले लिया, एक 2 और एक रिजल्ट। वेरिएबल नंबर 1 को ये वैल्यू देती, वेरिएबल नंबर 2 को ये वैल्यू देती। और उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आनी थी जो नहीं लिखी गई, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू वेरिएबल नंबर 1 और प्लस वेरिएबल नंबर 2। ठीक है, ये तो फिर जो रिजल्ट में आंसर आएगा, आप देखें वेरिएबल नंबर 1 इसकी वैल्यू शो होगी, फिर प्लस का साइन शो होगा, फिर वेरिएबल 2 की वैल्यू शो होगी, फिर इक्वल टू का साइन शो होगा, और फिर रिजल्ट की वैल्यू जो यहाँ पे आई वो शो होगी प्लस करके। तो ये लिखा है, ये वेरिएबल नंबर 1 की वैल्यू प्लस 2 की वैल्यू इक्वल टू, और जो इनका आंसर आया। और देखिए इशारे के बाद 6 चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि फ्लोट की प्रेसिजन 6 डिजिट तक होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की समझ आए होगी। वो एक और प्रोग्राम आ गया, हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि कैलकुलेट करे किसको, कैलकुलेट एंड प्रिंट, कैलकुलेट भी करे और प्रिंट भी करे किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया विद गिवन हाइट एंड विड्थ। गिवन वर्ड यूज़ किया होगा तो हम वैल्यू अपने प्रोग्राम में ही दिया करेंगे। तो हाइट एंड विड्थ, इंटीजर में हम हाइट ले लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं और एरिया ले लेते हैं। ठीक है, एरिया का फार्मूला लगा देंगे, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और हम यहाँ पे सी आउट लगा देंगे, अपनी मर्जी से क्या लिख देंगे, एंटर। सी आउट में हम अपनी मर्जी से क्या लिख दें, इनकी वैल्यू भी दे देते हैं। हाइट को मैंने 2 वैल्यू दे दी, विड्थ को मैंने 5 वैल्यू दे दी, और सी आउट में मैं लिख दूंगा कि एरिया का आंसर कितना आएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास यहाँ पे एरिया लगा दूंगा। अब देखें, हाइट की वैल्यू 2 है, विड्थ की वैल्यू 5 है, एरिया है। एरिया का फार्मूला क्या है? तो सबसे पहले क्या, सी आउट हमें स्क्रीन पे क्या दिखाएगा, ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा है तो ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो होगा, और आगे इसके इक्वल टू भी लगा देता हूँ, ये भी टू द पॉइंट इक्वल टू शो होगा, और यहाँ पे आगे एरिया की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि इंजर्शन ऑपरेटर के बाद एरिया लिखा हुआ है तो एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी आएगी 5 2 10, तो यहाँ पे 10 शो हो जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट में शो होगा, बल्कि ये चीज़ आउटपुट। अब प्रोग्राम देखते हैं उन्होंने क्या किया गया। आईओ स्ट्रीम लगाई है क्योंकि सी आउट हमने यूज़ किया है, ये लगाई है क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच यूज़ किया है। इसके बाद हाइट, विड्थ और एरिया 3 इंटीजर्स लिए हैं, हाइट का वैल्यू दे दिया, विड्थ का वैल्यू दे दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया है। तो एरिया ऑफ स्क्वेयर, ये डबल कोटेशन में लिखा है तो टू द पॉइंट स्क्रीन पे लिखा जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वेयर, और इसके आगे आ जाएगा इक्वल टू, और आगे एरिया की वैल्यू, एरिया की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से आएगी। तो एरिया की वैल्यू इन दोनों को कैलकुलेट करके आएगी, 5 4 बार 20, तो ये 20, और यही हमारा देखें तो रिक्वायर्ड आंसर लिखा। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई। कि किसी का कोई भी क्वेश्चन वो लाजमी पूछेगा, प्रोग्राम में नहीं समझ आए तो लाजमी बताइएगा। बाकी चीज़ें देखने के लिए हमारे लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आपको बेसिक्स क्लियर हो, उसके बाद ही प्रोग्राम की समझ आएगी। फिर भी मैंने मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।